गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो प्रक्षेपण माध्यम होता है उसके आधार पर अगर कोलाइड बनता है तो उसे किस किस नामों से जाना जाता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था कोलाइड की, और प्रक्षेपण प्रवस्था, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बारे में बताया था कि प्रक्षेपित माध्यम क्या होता है। और एक और टेबल देखी थी जिसमें हमने बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टी देखी थी कोलाइड सॉल्यूशन की। ओके, वैसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी, जैसे कि टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनिंग मोशन हो गया, वो आगे डिटेल में है तो उन्हें हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे डिस्कशन करेंगे। अभी जो टॉपिक है आपका वो है आपका प्रक्षेपण माध्यम। मैंने आपको प्रक्षेपित प्रवस्था बताई थी कि भाई जिसकी सांद्रता कम होती है वो प्रक्षेपित प्रवस्था होती है, और जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है वो प्रक्षेपित माध्यम होता है। क्लियर है? तो प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर हम देखेंगे कि कोलाइड को क्या क्या कहा जा सकता है। जस्ट सपोज कि प्रक्षेपण माध्यम अगर जल होता है, मतलब कि आप प्रक्षेपण माध्यम जो है वो जल ले रहे हो। प्रक्षेपण माध्यम आपको ध्यान होगा, जैसा मैंने बताया था कि भाई किसी विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। उसी तरीके से किसी कोलाइड के दो घटक होते हैं, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपित माध्यम। जो विलेय है वो तो आपका प्रक्षेपित प्रवस्था है और जो विलायक है वो है प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि प्रक्षेपण माध्यम जो है अगर आप जल लोगे तो उस कोलाइड को क्या कहेंगे, अगर एल्कोहल लोगे तो उस कोलाइड को क्या कहेंगे, अगर बेंजीन लोगे तो उस कोलाइड को क्या कहेंगे, और प्रक्षेपण माध्यम अगर वायु है तो उस कोलाइड को क्या कहेंगे। देखो बच्चों, प्रक्षेपण माध्यम अगर आपका जल है तो उस कोलाइड को हम कहेंगे हाइड्रोसोल। अगर प्रक्षेपण माध्यम आपका एल्कोहल है तो उसको हम कहेंगे एल्कोसोल। प्रक्षेपण माध्यम अगर आपका बेंजीन है तो उसको हम कहेंगे बेंजोसोल, और प्रक्षेपण माध्यम अगर आपका वायु है तो उसको हम कहेंगे एयरोसोल। ओके, तो ये तो जनरल सा डिस्क्रिप्शन था। और उसके बाद में बच्चों ये टेबल है जो मैंने आपको इंग्लिश में बनाना बताई थी, देखो यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में ईजी है, लेकिन आप लोग अगर देखना चाहो तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरफ हमें मैंने बताया था, वैसे ये उल्टी है तो हम नीचे से शुरू करते हैं। ऊपर से मैंने पहले ठोस लिया था, इन्होंने ऊपर गैस ले रखी है तो कोई बात नहीं, इसे नीचे से शुरू करते हैं हम लोग। प्रक्षेपित प्रवस्था में हम लोग 3 बार ठोस 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 लिख देंगे, फिर द्रव द्रव द्रव, फिर गैस गैस। मैंने ये भी बताया था कि गैस को 3 बार क्यों नहीं लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर गैस को गैस में मिलाओगे तो एक सामांगी मिश्रण बन जाएगा जो कि कोलाइडल की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसको सामांगी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? तो जब वो कोलाइडल की श्रेणी में नहीं आता तो वो इस टेबल में नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल आपकी कोलाइड तंत्र की है। ओके, चलो देखो, प्रक्षेपित प्रवस्था आपकी ठोस है, प्रक्षेपित माध्यम आपका ठोस है। तो मैंने बताया था ठोस जब ठोस में मिलेगा तो सॉलिड सोल बनेगा, हिंदी में इसे कहते हैं ठोस सॉल। इसके उदाहरण भी लिखे हुए हैं आपके। मैंने कहा था जैम स्टोन इसका एक उदाहरण है। खनिज रूबी, रूबी आप जानते हो काय में आता है, जैम स्टोन में आता है। विभिन्न रत्न, रत्न जो आपके होते हैं पुखराज, पन्ना, मैंने बताया था जैम स्टोन वही होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है अगला आपका ठोस को जब आप द्रव में मिलाओगे तब क्या बनेगा। ठीक है, ठोस को जब हम द्रव में मिलाएंगे तब हमारे पास में बनेगा बच्चों सॉल। सॉल मैंने बताया था आपको, जैसे कि कीचड़ हो गया या फिर कोई दूसरा हो गया, है ना, मतलब कीचड़ हो गया, स्टार्च का विलयन हो गया, उस तरीके से। इसके बाद में मैंने बताया था ठोस को गैस में मिलाओगे तो क्या बनेगा, ठोस के वायुसोल। इसकी जगह आप एरोसोल भी लिख सकते हो, सिंपली कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एरोसोल भी चल जाएगा, इंग्लिश वाली टेबल में सिंपली एरोसोल है। ठोस को हमें गैस में मिलाना है, जैसे कि ठोस आप ले लो, धुएं के कण हो गए, ठीक है, डस्ट के कण हो गए, ये सब हो गए। जब ये एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, जैसे धुआं आपका एटमॉस्फेयर में फैला, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, एरोसोल है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है आपका द्रव को आपने ठोस में मिलाया तो आपका बनेगा, मैंने बताया था डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं सारे के सारे बन जाएंगे जेल। जो कोलाइड तंत्र बनेगा उसका प्रकार होगा जेल, और इसके उदाहरण होंगे मक्खन, पनीर, बटर, चीज इत्यादि। ठीक है, द्रव को द्रव में मिलाओगे तो इमल्शन बनता है, मैंने बताया था इमल्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है पायस या इमल्शन। ओके, इसका उदाहरण मैंने दिया था आपको दूध। ठीक है, तेल व जल का मिश्रण भी हम कह सकते हैं। और दवाइयां बच्चों, ये जो खांसी की दवाइयां आती हैं ये वो वाली दवाई है। ठीक है, द्रव को गैस में मिलाओगे तो द्रव के वायुसोल बनेंगे। वैसे एरोसोल लिख दो इसकी जगह, कोई जरूरी नहीं है, मैंने फिर से कहा और फिर से बोल रहा हूँ, इसकी जगह हम एरोसोल लिख दें तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो द्रव को द्रव में मिलाने पर जो आपका एरोसोल बनेगा वो होगा कोहरा, सॉरी, द्रव को गैस में मिलाने पर वो होगा आपका कोहरा।
कोहरा आप लोगों ने देखा है कि छोटी छोटी पानी की जो बूंदें होती हैं वो हवा के अंदर, हमारी एयर के अंदर सस्पेंडेड होती हैं, घूमती रहती हैं, ठीक है। तो वो कोहरा हो गया, बादल हो गया, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव, स्प्रेयर, मिस्ट वगैरह सारे की सारी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में है गैस को ठोस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। जब गैस को हम ठोस में मिलाते हैं तो ठोस फोम बनता है। मैंने कहा था हार्ड फोम, ठीक है, ठोस फोम, जैसे कि आपका रबड़ हो गया या कोई स्टायरोफॉर्म हो गया, जो जनरल हमारा फोम होता है वो वाला, ठीक है। इसके बाद है कि अगर आप गैस को द्रव में मिलाओगे तो क्या बनेगा। जब गैस को द्रव में मिलाओगे तो झाग या फोम बनेगा, जो सॉफ्ट फोम होता है, जैसे कि साबुन के झाग हो गए, ठीक है, उस टाइप से, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई बच्चों हमारी टेबल की बात। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके कोलाइड के प्रकार। मैंने बताया था कोलाइड को अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर हमने विभाजित किया है। तो यहाँ पे कोलाइड के प्रकार है किसके आधार पर, प्रक्षेपण प्रवस्था व प्रक्षेपित माध्यम दोनों में अंतःक्रिया के आधार पर, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्रक्षेपण प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर कोलाइड के प्रकार। इसके आधार पर हम कोलाइड को दो प्रकार में बांटते हैं। पहला होता है हमारा द्रव स्नेही कोलाइड, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बच्चों अभी, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है कि जो प्रक्षेपण प्रवस्था है वो और जो प्रक्षेपण माध्यम है वो दोनों के मध्य आकर्षण बल पाया जाएगा, आकर्षण बल उपस्थित होगा, ठीक है। तो जब दोनों के मध्य आकर्षण बल होगा तो ऑब्वियसली ये जो कोलाइड होगा ये मजबूत होगा, है ना, और आसानी से बन सकेगा। इसके मैं आपको गुण बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। देखो, ये जो कोलाइड होता है ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है ये स्थायी है। जैसे आपने एक बार अगर कोलाइड सोल्यूशन बना दिया तो ये वैसा का वैसा रहेगा, इसे जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा, इस प्रक्षेपित प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम के सीधा मिश्र कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, प्रक्षेपित प्रवस्था आपने ली और उसको प्रक्षेपण माध्यम में मिलाया और आपका कोलाइड तंत्र तैयार हो गया। जस्ट सपोज इसका उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, स्टार्च आपने लिया, उसको पानी में डाला, सीधे कोलाइड सोल्यूशन बन गया। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आपस में मिक्स किया आपने दोनों का, आपका कोलाइड सोल्यूशन बन गया। क्लियर है। इसमें ज़्यादा हमें कोई स्पेशल मेथड काम में नहीं लेने पड़ते, ना कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। इनकी शीघ्रता से स्कंदन नहीं होता। स्कंदन का मतलब है बच्चों, देखो क्या होता है, जो कोलाइड सोल्यूशन है अगर इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य, तो ये जो कोलाइड सोल्यूशन होते हैं ये रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कंदन, ठीक है। तो अगर इसमें आप थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला दोगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कोलाइड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। मतलब कि थोड़े अमाउंट में विद्युत अपघट्य को ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है ये उत्क्रमणीय होता है, अर्थात स्कंदन के पश्चात वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके वितरण माध्यम में घोलने पर पुनः इसे बनाया जा सकता है। अब देखो क्या है, आप लोगों ने वो स्टार्च लिया, पानी में डाला, कोलाइड तैयार हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसे आप उबालो, उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, क्या होगा, पानी जो है वो भाप बन के उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा। एक टाइम आएगा सारा पानी उड़ जाएगा और स्टार्च बच जाएगा। तो जो स्टार्च बच जाएगा, ठीक है, अब उसमें आप दोबारा पानी डालोगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। मतलब कि ये जो कोलाइड का सॉल्यूशन है ये उत्क्रमणीय है। आप पुनः प्रक्षेपित प्रवस्था को प्रक्षेपण माध्यम से अलग कर सकते हो और चाहो तो उससे दोबारा कोलाइड सॉल्यूशन बना सकते हो। ये तो आपकी खूबियां थी द्रव स्नेही कोलाइड की, जो मैंने बताया आपको। और द्रव स्नेही कोलाइड क्या था, द्रव स्नेही कोलाइड ऐसा कोलाइड था बच्चों जो उसके अंदर प्रक्षेपण प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम दोनों के मध्य आकर्षण बंध या फिर आकर्षण बल हम कहें तो वो उपस्थित था। तो इस तरह का कोलाइड विलयन जिसके अंदर प्रक्षेपण प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसके सामान्य उदाहरण हैं स्टार्च व जल का कोलाइड, गोंद व जल का कोलाइड, प्रोटीन व जल का कोलाइड, ठीक है। चलो, इसके मुख्य बिंदु भी हमने देख लिए। इसके बाद में आएगा बच्चों आपका द्रव विरोधी कोलाइड। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, द्रव विरोधी कोलाइड कौन सा होता है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। जो द्रव विरोधी कोलाइड होगा उसके अंदर क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य किसी भी तरह का आकर्षण बल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कोलाइड की विलयन जिसमें प्रक्षेपण प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य किसी भी तरह का आकर्षण बल नहीं होता है उसे हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष विधि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इनके पॉइंट देखो,
देखो बच्चों, ये जो है इसे बनाना इतना आसान नहीं है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसे बनाने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है और स्पेशल मेथड्स काम में लेने पड़ते हैं। क्लियर है। दूसरा, ये अस्थाई है, मतलब ये बन तो जाएगा लेकिन अगर आपने इससे थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी तो ये उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये उसी टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है, खत्म हो जाएगा। ये शीघ्र स्कंदित होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब आपने इसे थोड़ी सी छेड़छाड़ की और ये खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा, ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो आप दोबारा से इससे कोलाइड नहीं बना सकते। क्लियर है। एक बार आपने इससे छेड़छाड़ करी और जो आपकी प्रक्षेपित प्रवस्था थी वो स्कंदित हो गई, मतलब रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ गई, तो दोबारा से इससे आपका कोलाइड का विलयन नहीं बनेगा, वो बनना संभव नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन दोनों की टेबल दे रखी है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग निर्माण की विधि। द्रव स्नेही द्रव रागी कोलाइड जो है आपके, उसके लिए सीधे मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है। द्रव विरोधी कोलाइड केवल विशिष्ट विधियों द्वारा बन सकता है। प्रकृति, ये उत्क्रमणीय है, वो अनुत्क्रमणीय है। दृश्यता, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी आसानी से नहीं देखा जा सकता, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। स्थायित्व, ये स्थायी है, वो अस्थायी है। वैद्युत अपघट्य की क्रिया, थोड़े से वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर यह अवक्षेपित नहीं होता, जबकि थोड़े से वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर यह अवक्षेपित हो जाता है। श्यानता, श्यानता होती है विस्कोसिटी, यानी कि कोई जो द्रव है वो कैसे बह रहा है, उसके बहने का गुण। ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम में बहुत अधिक होता है। दूसरा, यह प्रक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। तीसरा है टिंडल प्रभाव, प्रकट नहीं करते। जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। मैं बताऊंगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, आगे। और इसके बाद में है द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड, ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। जल योजन, विलायक के प्रति आकर्षण के कारण अत्यधिक जल योजित होते हैं। द्रव विरोधी होने के कारण इनमें जल योजन नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपका है अगला, प्रक्षेपित प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर। ये तो हमने जो पढ़ा ये था आपका प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपित माध्यम के मध्य अंतःक्रिया के आधार पर। अब है प्रक्षेपित प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर। देखो, अब प्रक्षेपित प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर हम कोलाइडों को 3 में बांट सकते हैं। पहला होता है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, यानी कि बहु अणुक कोलाइड। इसके बाद होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, वृहद अणुक कोलाइड। इसके बाद में होता है एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 2 दे रखे हैं, एसोसिएटेड का एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। एसोसिएटेड कोलाइड होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इन कोलाइडी पदार्थों में परमाणु या अणु का व्यास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। परस्पर वंडरवाल बलों से बंधित होकर कोलाइड कण का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखो जो आपके कोलाइड के कण हैं, वैसे जब वो सिंगल रहेगा तो वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसका साइज बहुत छोटा है, वो कोलाइड के बराबर का नहीं है। लेकिन क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में वंडरवाल फोर्सेस से अटैच हो जाते हैं, और जब ये आपस में वंडरवाल फोर्सेस से अटैच होते हैं तो ये मिलके एक बड़ा अणु बना लेते हैं, जिसका साइज जो होता है वो कोलाइड के बराबर होता है, और इस तरीके से ये कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमने इसको कहा है मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक कोलाइड के बराबर का आपका अणु बना रहे हैं और कोलाइड की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके उदाहरण है इसका सल्फर का सोल। सल्फर आप लोगों ने देखा होगा, अगर सल्फर को पानी में डालते हैं तो वो इकट्ठा होके कोलाइड की तरह बन जाता है, एसिड। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल है, देखो आप, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल आपस में चिपक के एक कोलाइड का अणु बनाते हैं। चलो अगला देखते हैं वृहद अणु कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। अब देखो बच्चों, ये जो वृहद अणु कोलाइड है, जैसे नाम से पता चल रहा है वृहद अणु, मैक्रो यानी कि साइज में कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार के कोलाइड बनने वाले पदार्थों के अणुओं का आकार बड़ा होता है। जब ये प्रक्षेपित प्रवस्था के रूप में घुलकर कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं तो कणों का आकार कोलाइड का हो जाता है।
इसके उदाहरण होंगे आपके प्रोटीन। प्रोटीन आप लोगों ने देखा है भाई कि उसकी लंबी चेन होती है, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उसमें लंबी चेन होती है ना, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसकी लंबी चेन होती है। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली। एंजाइम इसके उदाहरण है, स्टार्च इसका उदाहरण है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर कोलाइड जिनका साइज बहुत बड़ा होता है उसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। क्लियर है बच्चों। इसके बाद में देखो आपका अगला टॉपिक है एसोसिएटेड कोलाइड। जैसा मैंने आपको बताया इसमें नहीं दे रखा है एसोसिएटेड कोलाइड। अब देखो मुझे एसोसिएटेड की हिंदी तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसे ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं, अगर ये कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे, कम कंसंट्रेशन में, तो ये कोलाइड की तरह व्यवहार नहीं करते, लेकिन एक खास सांद्रता आने पर ये सारे अणु आपस में मिलकर एक कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। और अगर ये कम सांद्रता में होंगे तो एक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्टी की तरह कार्य करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये वे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता में उपस्थित होने पर विलयन में सामान्य विद्युत अपघट्टियों की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता में होने पर कोलाइड विलयन का निर्माण कर देते हैं। ऐसे विलयन संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। हाँ, हिंदी में एसोसिएटेड को कहते हैं संगुणित कोलाइड, ठीक है। इसके उदाहरण है साबुन कम सांद्रता में जलीय विलयन में निम्न प्रकार से आयनित होता है। देखो साबुन का एक इन्होंने वो दिया है ना, यहाँ पे लंबी चेन है कार्बन की C17H35COO। जब इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, C17H35COO- बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो ये तो अभी आपका क्या है, अभी आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, विद्युत अपघट्य है। लेकिन जैसे जैसे इनकी सांद्रता बढ़ती जाएगी तो ये आपस में जुड़ के बच्चों ऐसी बॉल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो ये आपको दिख रही है गोल, इसको कहते हैं मिसेल। ऐसी बॉल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपस में जुड़ के, और इसको हम कहते हैं मिसेल। क्लियर है। तो जब ये बॉल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, तो ये कोलाइड की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। और इस तरीके के कोलाइड को हम कहते हैं संगुणित कोलाइड। क्लियर है। इसके उदाहरण भी हमने देख लिए। और जिस सांद्रता पर ये सारा काम होता है, इसके लिए खास सांद्रता की आवश्यकता होती है। उस सांद्रता को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन को। इसके बाद है मिशेलीकरण की प्रक्रिया व विधि। ओके बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपकी कि किस तरीके से कपड़ों को मिसेल की हेल्प से हम साफ करते हैं। उसके बाद प्रक्षेपण की विधियाँ, मतलब कि जो हमने मिसेल अभी ये पढ़े हैं कोलाइड, इनको बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भौतिक विधि है, ठीक है। इसके बाद में कुछ रासायनिक विधियाँ हैं आपकी, है ना। उसके बाद में कोलाइडों की यूजेस है कि कोलाइडों को चलो बना लिया हमने, उसके बाद में शुद्धिकरण है कि कोलाइड को हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना, कि कोलाइड जो आपने बनाया उसमें इम्प्योरिटीज होंगी तो उसे कैसे रिमूव करेंगे। उसके बाद में आपकी कोलाइड की कुछ विशेषताएं हैं कि कोलाइड विलयन जो होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। उसके बाद में बच्चों आपके कोलाइड विलयन को खत्म करने के उपाय हैं। पहले आपने बनाया, उसका शुद्धिकरण किया, उसकी विशेषताएं देखी, अब है कि हम डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे कोलाइड को, वो है, ठीक है। उसके बाद में फिर से कुछ खास गुण हैं इसके, और फिर उसके बाद में है आपका इमल्शन के बारे में, पायस के बारे में, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वार्टरल रेसिपिटेटर है और डेल्टा का निर्माण है, और ये चैप्टर आपका फिनिश। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड के निर्माण की विधियाँ। थैंक यू।